रामजीलाल सर, प्रबंध किया जाए। अरे जी। कोई प्रोग्राम नहीं रहेगा, आप वहाँ हैं, आपका सौजन्य मिल जाएगा तो बाकी तो सब। अरे करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे। हाँ। सोते हैं शुरू करें हम लोग। हाँ बिल्कुल शुरू किया जाए, क्योंकि हाँ, ऐसे जो है इंट्रूजन होने लगता है अगले स्पीकर के टाइम हाँ, में, बिल्कुल बिल्कुल। और तो थोड़ी गड़बड़ लगता है, उनका भी समय ना छीना जाए। नहीं लेकिन नहीं, इधर भी बात करने को और सर की जो है ऑब्जर्वेशंस के लिए, टिप्पणियों के लिए समय बचना चाहिए। नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सब। सीमा जी, हेलो सीमा जी। जी सर, नमस्कार आप सबको। नमस्कार नमस्कार सीमा जी। उपस्थिति दर्ज तो करा दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा। तो आज 18 तारीख है। एक एक दिन हम लोगों का गुजर रहा है इस वर्चुअल लेक्चर के कार्यक्रम में, और नित्य की बात आज भी हम सभी 7 बजे उपस्थित हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारे बीच में पहले वक्ता के रूप में प्रोफेसर अमरनाथ राय जी हैं। अमरनाथ राय जी हमारे इस एसोसिएशन के वो फाउंडर मेंबर और पहली लाइफ मेंबरशिप अमरनाथ जी की ही थी, और तब से आज तक लगातार हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और एक बहुत ही डायनेमिक और एकेडमिक पर्सन के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, और हमें बहुत सहायता मिलती रही है, अभी भी मिलती है आपके सौजन्य से। दूसरे जो वक्ता हैं वह हैं मैडम पी डंगवाल, जो एमटी यूनिवर्सिटी लखनऊ में कार्यरत हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। स्वागत है आपका भी प्रोफेसर रामजीलाल जी। भाई साहब नमस्कार। He is also the founder member of the association, हेमंत शर्मा फ्रॉम जोधपुर। नमस्कार। काफी मोटिवेट करते रहते हैं। बराबर। लगता है कि हम लोग 87-88 से अब तक अपने कांटेक्ट को बनाए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। मोटिवेशन का आधार है। तो हम शुरू करते हैं शर्मा जी। अब शुरू करें सर। मैं सीमा जी से अनुरोध करूंगा कि वे फॉर्मली कार्यक्रम को प्रारंभ करें। सीमा त्रिपाठी जी। बहुत धन्यवाद सर। सीमा त्रिपाठी जी कार्यक्रम में नमस्कार। जुड़े हुए आप सब सीनियर्स, हेमंत शर्मा सर, निर्मल सक्सेना सर, अमरनाथ सर, नंदा सर, आप सबको बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। और सर, इस पूरे मेंटल हेल्थ मंथ में हम कम्युनिटी को कितना मेंटली हेल्दी कर पाए मुझे नहीं पता, पर हम लोग सर जरूर मेंटली बहुत हेल्दी हुए हैं। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे लिए तो ये बात बिल्कुल ठीक है सर। एकदम फ्रेश हो जाते हैं हम लोग इस 2 घंटे के लेक्चर के बाद, एक नई ऊर्जा के साथ खत्म करते हैं ये लेक्चर। सर आप सबका बहुत स्वागत है। शुक्ला सर जुड़ गए हमारे साथ, सर आपका भी बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी सर ने बताया, लाल सर ने बताया कि आज 2 लेक्चर्स होने हैं। पहला लेक्चर अमरनाथ राय सर का है। बहुत लंबी सेवा देने के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी सर आज भी साइकोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेशली कम्युनिटी साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और सर ने न्यू हॉरिजॉन एकेडमी नाम से सर की एक संस्था है जिसके वो डायरेक्टर हैं।
और हमेशा कुछ ना कुछ सर कम्युनिटी के लिए करते रहते हैं। और आज जो सर का टॉपिक है वो टॉपिक भी बहुत अच्छा है, बड़ा अपीलिंग सा टॉपिक है, बिल्डिंग द इकोसिस्टम फॉर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, अलाइनिंग कम्युनिटी काउंसिल विद पॉजिटिव साइकोलॉजी। हम पॉजिटिव साइकोलॉजी अलग पढ़ते हैं, हम कम्युनिटी काउंसिल अलग पढ़ते हैं। हमने बांट रखा है, अलग अलग चेम्बर्स में हमने सारी चीजों को बांट रखा है। हम अगर टुकड़ों टुकड़ों में बांट रखा है हमने, अगर हम इन सबको जोड़ें तो मुझे लगता है एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। और सर आज वही टॉपिक लेकर आए। सर आपका बहुत स्वागत है और निश्चित है कुछ नई बात, कुछ नई चीज आज हम सबको आपके इस लेक्चर के माध्यम से सीखने को मिलेगी। बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सीमा जी। अपेक्षाएं आपने बढ़ा दी हैं, उतनी अपेक्षाएं पूरी होती हैं थोड़े से समय में कि नहीं होती हैं, ये थोड़ा कठिन है। मुझे अपना व्यक्तिगत अनुभव और अपने आप के बारे में मेरा मत यही है कि मैं प्रवक्ता तो ठीक हूँ क्लासरूम के अंदर, लेकिन किसी मंच पर, किसी प्लेटफॉर्म पर वक्ता अच्छा नहीं पाता हूँ। आज आपको सुनने को मिलेगा राय साहब, बहुत दिनों बाद, बड़ा अच्छा लग रहा है। बात करते हैं आपसे, प्रारंभ कीजिए आप। स्वागत है। तो जैसा कि सीमा जी ने अभी टॉपिक बताया, टॉपिक बिल्डिंग द इकोसिस्टम फॉर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, अलाइनिंग कम्युनिटी काउंसलिंग विद पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये एक्चुअली बैकग्राउंड इस टॉपिक को चुनने का यह है कि 2 साल पहले जब लाल साहब ने जयपुर में कॉन्फ्रेंस कराया था तो मैंने उस समय कम्युनिटी काउंसलिंग की बात उठाई थी कि कम्युनिटी काउंसलिंग है क्या। फिर उसके बाद रिसेंटली कम्युनिटी काउंसलिंग की वो टॉपिक को एक चैप्टर के रूप में, हम लोगों की एक किताब बहुत पहले से है, आधुनिक परामर्शन मनोविज्ञान, तो अभी मैंने उसे एक चैप्टर के फॉर्म में कम्युनिटी काउंसलिंग, जानता हूं कि कहीं सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि किताबों को, सिलेबस को फॉलो नहीं करना चाहिए। किताब लिखते समय हम कुछ लिखें और फिर उसी तरीके से उस काम को करने के बाद मैंने पॉजिटिव साइकोलॉजी पर एक पुस्तक लिखना आरंभ किया और वो 15 अगस्त को मैंने उसे मोतीलाल बनारसीदास को दे दिया है। तो उसमें भी मैं लिबर्टी ले सका कि सिलेबस में बंधू ना, और 1-2 चैप्टर्स मैंने इस तरीके के उसमें जोड़े हैं, जिसमें से एक तो ये भी है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ पॉजिटिविटी, और एक है बिल्डिंग द इकोसिस्टम फॉर पॉजिटिविटी। तो फिर जब ये वर्चुअल लेक्चर सीरीज शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि उस कम्युनिटी काउंसलिंग को और इधर के उस एक बात को आपस में जोड़ूं। तो देखता हूं मैं किस प्रकार से कर पाया हूं, नहीं कर पाया हूं। तो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो ये टॉपिक है, मेरे ख्याल से शायद ऊपर के हिस्सा कट रहा है, बिल्डिंग द इकोसिस्टम फॉर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, अलाइनिंग कम्युनिटी काउंसलिंग विद पॉजिटिव साइकोलॉजी। और मेंटल हेल्थ की, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की बातें कर रहे हैं तो जाहिरा तौर पर हमें हेल्थ की बात करनी होगी, और बहुत लंबी बात उस पर नहीं करने लायक है, लेकिन इसको छोड़ करके आगे बढ़ने लायक नहीं है। WHO की जो परिभाषा है हेल्थ की, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इसमें ये भी आप लोगों को याद दिलाऊं कि WHO की जो ओरिजिनल परिभाषा थी उसमें स्पिरिचुअल वेलबींग को भी रखा गया था, लेकिन स्पिरिचुअल वेलबींग की चूंकि ऑपरेशनलाइज करने की किसी स्टडी में लिमिटेशंस हैं, इसलिए बाद में WHO ने अपनी परिभाषा में से उसे ड्रॉप। लेकिन इस परिभाषा में बहुत सारी खूबियां हैं। एक तो ये कि हेल्थ हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है,
एंड नॉट मियरली एब्सेंस। तो डिजीज वाला पार्ट भी है, ऐसा नहीं है कि हेल्थ का मतलब डिजीज का ना होना नहीं, लेकिन केवल डिजीज या इन्फर्मिटी का ना होना हेल्थ नहीं है, साथ में फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का होना जरूरी है। और आज के पर्पज के लिए भले WHO के डेफिनेशन में अब स्पिरिचुअल वेलबींग नहीं है, लेकिन हमें उसको साथ में रखने की जरूरत है। और ये महसूस होता है कि ये किसी भी इस डायमेंशन को, किसी भी एस्पेक्ट को अलग अलग करके देखने की जरूरत नहीं है। फिजिकल और मेंटल, कुछ तो नए रिसर्च जिस तरीके के बायोलॉजी के फील्ड में हो रहे हैं, आगे गुंजाइश बनी तो बात करूंगा कि वो बॉडी को और माइंड को अलग करके देखना ही नहीं उनके द्वारा हो रहा है। कुछ ऐसे फार्माकोलॉजिस्ट जो कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का काम किए हुए हैं, तो आगे बात आती है तो उसकी देखते हैं। फिलहाल तो ये कि ये एक डेफिनेशन है जो कि बड़ी ही हॉलिस्टिक है, और इसी के क्रम में ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है पूरा का पूरा। यस, सो mental health is a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make contribution to his or her community. तो हाँ अमृतांशु जी, कुछ आप कहना चाह रहे? हाँ नहीं सर, वो सर आप प्रोसीड करें सर। अच्छा, मैं सीखने के चक्कर में वो से हुआ। ओके, ठीक है। तो मेरे स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है कि वो ऊपर का कुछ हिस्सा शायद कट करके आप लोगों को दिख रहा है। नहीं सर, पूरा विजिबल है, पूरा दिख रहा है। तो शायद मेरे लैपटॉप में वो प्रॉब्लम आ रही है कि वो ऊपर का 2 लाइन कट के आ रही है। तो अगर इस बात को फिर देखें तो वो हेल्थ वाली उसी बात को यहाँ भी देखने की जरूरत है कि मेंटल हेल्थ केवल बीमारी के ना होने, मेंटल डिसऑर्डर ना होने की बात नहीं है। हमारी नॉर्मल लाइफ में हमेशा स्ट्रेसेस आएंगे, और हमारे अंदर एक तो स्ट्रेसेस से डील करने की एबिलिटी होनी चाहिए। नॉट ओनली दैट, हम अपने और अपनी कम्युनिटी में प्रोडक्टिवली, फ्रूटफुली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, यह एक आवश्यक चीज है। देन mental health refers to cognitive, behavioral, emotional, interpersonal well-being. It affects our daily living, relationship and physical health. Mental health includes, जो WHO ने 2001 में कहा, subjective well-being, जैसा हम एक्सपीरियंस करते हैं, perceived self-efficacy, autonomy, competence, intergenerational dependence, सभी पीढ़ियां आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो एज ए कम्युनिटी, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये कुछ बातें जो कि मेंटल हेल्थ को दर्शाती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बाद बात आती है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, जिस पर कि हम लोगों को इस सीरीज में और आज बात करनी है। सो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ अप्रोच एस्पायर्स टू रियलाइज मेंटल हेल्थ फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। बात यही है कि मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग एक मॉडल लेके चल रहे थे, और मेंटल हेल्थ की बात फ्राइड के जमाने से शुरू हो चुकी थी, लेकिन आगे चल करके कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की बात आई। तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ ये एक एस्पिरेशन है, एक ये आकांक्षा है कि हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में सभी लोगों का मेंटल हेल्थ ठीक हो। लेकिन यह मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ का जो गोल है, टारगेट है, वो पाने में हम लोग अभी तक तो सफल नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो अपना रखा था मॉडल, वो साइकोथेरेपी और काउंसलिंग का 1-to-1 पर्सन वाला मॉडल अपना रखा था। और उस मॉडल के थ्रू जब कुछ हजार, कुछ 100 या कुछ हजार काउंसलर्स के माध्यम से 1-to-1 सेशन में हम चाहेंगे
कि पूरी कम्युनिटी में, पूरी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ सबके पास आ जाए तो ये नहीं हो। एक प्रॉब्लम तो उस मॉडल के साथ ये, दूसरा यह कि अगर किसी व्यक्ति में मेंटल डिसऑर्डर है भी, और जैसा कि काउंसलिंग ने सेवाएं बहुत की हैं, डिप्रेशन के केसेस में बहुत सारा हेल्प किया है, उसको किसी भी तरीके से कमतर करके नहीं आंका जा सकता है। लेकिन मैं आज पॉइंट यही रखना चाहता हूं कि उस तरीके से कुछ 100 और कुछ 1000 लोग अगर एक एक आदमी की साइकोथेरेपी करेंगे तो सब तक पहुंच नहीं सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, कि अगर हम साइकोथेरेप्यूटिक वे में काउंसलिंग करते हैं तो क्या कर पाते हैं? किसी व्यक्ति को एक निगेटिव डायरेक्शन से न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचा पाएंगे। उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर है, फियर है, एंजाइटी है, तो उसको हम न्यूट्रल पॉइंट पे ले आ पाएंगे क्या? उस तरीके से हम वहां से व्यक्ति को हैप्पीनेस की ओर ले जा सकेंगे क्या? उसकी लाइफ में फ्लरिशिंग आ पाएगी? तो ये निश्चित रूप से डाउटफुल है। शायद इसीलिए अभी तक हम लोग कम्युनिटी मेंटल हेल्थ के टारगेट के नजदीक नहीं। तो हमारी ट्रेडिशनल साइकोथेरेपी या काउंसलिंग क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषताओं को देखें तो एक तो इसमें 1-to-1 थेरेपेटिक अप्रोच है। दूसरा ये कि ये काउंसलर की ऑफिस में आता है, मतलब जिसको जरूरत है वो काउंसलर को अप्रोच करे, उसके पास आए। और फिर इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब इंडिविजुअल पर फोकस है, उसके कॉग्निशन पर, बिहेवियर पर, इमोशन पर, उसके इंटरपर्सनल बिहेवियर पर फोकस करते हैं। तो हमारे जितने काउंसलिंग के मॉडल हैं, व्यक्ति के अंदर उसके संज्ञान पर, उसके व्यवहार पर, उसके संवेग पर, उसके इमेजेस पर, उसके इंटरपर्सनल बिहेवियर में, ये 5 पॉइंट्स हैं जहां पर जाकर के हम एक या कई एक में बदलाव करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा करने में पीछे छूट जाता है सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, एनवायरमेंटल, कंस्ट्रक्चुअल, सिस्टमेटिक फैक्टर्स। वो जो कुछ जैसा था, यद्यपि हम समझते हैं कि हमारे किसी व्यक्ति के, किसी क्लाइंट के मेंटल डिसऑर्डर में फैमिली कारण है, सोसाइटी कारण है, स्कूल का एनवायरनमेंट कारण है, उसके ऑफिस का वर्क कल्चर प्रॉब्लमेटिक है, या सिस्टमेटिक फैक्टर्स लाइक बहुत सारे हमारे यहाँ ट्रेडिशंस, परंपराएं चलती हैं, वो भी उसके कारण हो सकते हैं। लेकिन जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हम सोसाइटी में ये सारे फैक्टर्स जो जहां जैसे हैं उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, और फिर वो बहुत सारे लोगों को इसी प्रकार से इफेक्ट करता रहता है। तो ये बैकग्राउंड था जिस बैकग्राउंड में कि कम्युनिटी साइकोलॉजी का विकास हुआ। तो एज यू कैन सी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एंड कम्युनिटी काउंसलिंग, ये तीनों ही एक पूरा ही अप्रोच में शिफ्टिंग, अप्रोच ही पूरा एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गया, जहां हम व्यक्ति की समस्या को, व्यक्ति के अंदर उसके कारण को खोज रहे थे, उसकी जगह पर अब हम क्या कर रहे हैं कम्युनिटी साइकोलॉजी और कम्युनिटी काउंसलिंग के कंटेक्स्ट में, कि हम व्यक्ति को नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पिंग इन एन एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट, उसके परिवेश के कंटेक्स्ट में ही उसको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, और उसी के कंटेक्स्ट में उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, this approach seeks to understand and enhance quality of life for individuals, communities and societies. ऐसा नहीं कि किसी एक इंडिविजुअल को हम हेल्प करने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कम्युनिटी काउंसलिंग की एक बुक में है, में क्लूस एट ऑल जो है 2010 में लिखते हैं, seeks to understand and enhance quality of life for individuals, इंडिविजुअल्स के बाद कम्युनिटीज, और कम्युनिटीज से सोसाइटीज तक सबकी वेलबींग को समझने और इनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। फोकस ऑन सोशल सेटिंग, सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट इन्फ्लुएंस ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स विद इन देम। तो इस तरीके से इसका फोकस कम्युनिटी काउंसलिंग का, कम्युनिटी साइकोलॉजी का क्या है? ये हमारे व्यवहार की जो सोशल सेटिंग है, और जो सिस्टम्स है, द फैमिली सिस्टम, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, द सोशल सिस्टम, जो इंस्टीट्यूशंस है,
ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो स्कूल है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम है, या और भी जो भी इंस्टीट्यूशंस फैमिली के हैं, ये सब सिस्टम्स पर हमारा फोकस है, क्योंकि ये ग्रुप्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो व्यक्ति है उसे भी इन्फ्लुएंस करता है। तो इसलिए कम्युनिटी साइकोलॉजी और कम्युनिटी काउंसलिंग इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करता है। इसमें व्यक्ति की, जब हम क्लाइंट की साइकोथेरेपी क्लिनिकल मॉडल में काउंसलिंग करते हैं, तो उसकी कमियों पर हमारा फोकस होता है, कहाँ उसके बिलीफ सिस्टम में, कहाँ उसके कॉग्निशन में, कहाँ उसकी कंडीशनिंग में प्रॉब्लम है। जब हम कम्युनिटी मॉडल पर आते हैं तो व्यक्ति के स्ट्रेंथ पर, उसकी कॉम्पिटेंसीज पर, और व्यक्ति के ही नहीं, व्यक्ति, समुदाय और समाज, उसमें जो स्ट्रेंथ है, जो उसका सामर्थ्य है, उस पर फोकस करते हैं, जिससे कि हम उस सामर्थ्य का उपयोग कर पाए। अगले 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कम्युनिटी काउंसलर के रोल के लिए से संबंधित है। एडवोकेसी फॉर सोशल जस्टिस, कम्युनिटी साइकोलॉजी, कम्युनिटी काउंसलिंग, कम्युनिटी काउंसलर ये एडवोकेसी करता है सोशल जस्टिस का। पॉलिटिकली ये एक अच्छी टॉपिक नहीं हो सकती है, हम उस पर बात करें या ना करें, लेकिन हमारी सोसाइटी में वो मेल फीमेल का, जेंडर का, या कास्ट का, रिलीजन का, तमाम तरीके की आधार पर इनजस्टिस है। तो वो इनजस्टिस को दूर करने का काम कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट तो नहीं कर पाएगा, बट एटलीस्ट वी कैन डू एडवोकेसी फॉर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के लिए हम वकालत करेंगे, पैरवी करेंगे कि न्याय होना चाहिए। हमारे यूरोपियन अमेरिकन कंटेक्स्ट में आज कम्युनिटी काउंसलर्स ये काम कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की एडवोकेसी और सोशल चेंज की एडवोकेसी। तो कम्युनिटी काउंसलर का एक रोल तो है कि वो एडवोकेसी करे। वो एडवोकेसी कई लेवल पर हो सकता है। एक स्कूल के अंदर, एक बोर्ड के अंदर जो स्टडी का मटेरियल है, इसमें क्या चेंज होना चाहिए, जो स्कूलों का या ऑफिसेस का, ऑर्गेनाइजेशंस का वर्क सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या चेंज होना चाहिए, उसके लिए एडवोकेसी करना। द सेकंड थिंग, आउटरीच अप्रोच। एडवोकेसी के बाद कम्युनिटी काउंसलर का दूसरा अप्रोच है आउटरीच। इसे अभी मैंने शेयर किया है वो चैप्टर जो मैंने कम्युनिटी काउंसलिंग के सामुदायिक परामर्शन का एक चैप्टर ऐड किया है आधुनिक परामर्शन मनोविज्ञान में। तो उसमें इस पॉइंट का आउटरीच अंग्रेजी में शब्द है, लेकिन उसके लिए आउटरीच अंग्रेजी में तो रहने दिया, लेकिन हिंदी में मैंने उसे लिखा है क्लाइंट द्वारे परामर्शन, या जहां क्लाइंट वहां पर काउंसलिंग। बजाय इसके कि अभी पिछले पेज में हम लोग देख रहे थे कि क्लाइंट आता है काउंसलर की ऑफिस में और वहां पर वो उससे काउंसलिंग प्राप्त करता है। कम्युनिटी काउंसलिंग का मॉडल ये नहीं कहता है कि क्लाइंट आएगा या आप इंतजार करेंगे, उसे मेंटल डिसऑर्डर होगा, उसे डिप्रेशन होगा, तो उसके बाद वो आप तक पहुंचेगा और फिर आप उसको सर्विस प्रोवाइड करें। बल्कि कम्युनिटी काउंसलिंग का मॉडल ये कहता है कि हम बाहर निकलेंगे, हम लोगों तक पहुंचेंगे। इस तरीके से ये साइंस और सोशल एक्शन की सिंथेसिस है। ये आउटरीच अप्रोच यानी कम्युनिटी काउंसलिंग का में जब हम काम करते हैं, उस अप्रोच के साथ काउंसलर काम करता है, तो अपनी साइकोलॉजी एज ए साइंस की अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिटी साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग और सोशल एक्शन, इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ता है। Then the last point here, collaboration with agencies within and outside the communities. जाहिर बात है कि जो सोशल जस्टिस और सोशल चेंज चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें इन्फ्लुएंसेस डालने हैं, वो इन्फ्लुएंसेस इस प्रकार से हम सीधे नहीं कर पाएंगे, अकेले नहीं कर पाएंगे। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी एजेंसीज एक्टिव होती हैं, एनजीओज हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो कम्युनिटी के अंदर और कम्युनिटी के बाहर भी हो सकता है। एक कम्युनिटी हो सकती है एल्कोहलिक्स की, जो उस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, तो उनके अंदर भी रिसोर्सेज होंगे, उसके बाहर भी होंगे।
एक स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, उसके अंदर भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं और उसके बाहर भी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, तो इन सब के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। दैट इज हाउ कम्युनिटी साइकोलॉजी एंड कम्युनिटी काउंसलिंग वर्क्स। तो ये थोड़ा सा और अगली बात में क्लियर होगा कि कम्युनिटी काउंसलिंग टेक्स प्लेस इन मायरियाड सेटिंग्स। बहुत अनगिनत स्थानों पर कम्युनिटी काउंसलिंग होगी। ये हॉस्पिटल के अंदर या वो क्लिनिक में या काउंसलिंग ऑफिस में नहीं, ये कहीं भी हो सकता है। किसी के घर हो सकता है, स्कूल या कॉलेज में हो सकता है, काम करने की जो जगह है वहां हो सकता है, क्लब्स में हो सकता है, कोई कम्युनिटी सेंटर्स हो। दुर्भाग्य से हम लोग के अपने कंट्री कंटेक्स्ट में ये सब भी अभाव है, लेकिन कम्युनिटी सेंटर है, मोहल्ला या पंचायत का कोई सेंटर है, वहां हम पहुंचेंगे, वहां पहुंच करके हमें करनी होगी। रिलीजियस सेंटर्स हो सकते हैं, वहां पर सत्संग ही हो रहा है, उस बीच में भी हम उनको अप्रोच करके और उनके मेंटल हेल्थ को के इन्हांसमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं। तो ऐसा करने में कम्युनिटी काउंसलिंग क्या करेगा, कम्युनिटी काउंसलर किसे किसे इंगेज करे, किनको किनको वो हैंडल करेगा। एक तो इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स आफ्टर ऑल होंगे, अंतिम फोकस तो इंडिविजुअल्स है, लेकिन अब हमारी जो मैरिड लाइफ है वहां से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हमें पूरे कपल को इंगेज करना पड़ेगा, दोनों लोगों को इंगेज करना पड़ेगा। किसी एक को लेकर के अगर हम काउंसलिंग करेंगे तो काम हो सकता है उसमें हमें फैमिली को भी इंगेज करने की जरूरत पड़े, क्योंकि पति पत्नी के बीच में कई बार ऐसी समस्याएं देखी जाती है कि समस्याएं उनके बीच में तो लगाव है, फैमिली के दूसरे मेंबर उसमें इंटरफियर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां तनाव है। तो इंडिविजुअल्स, कपल्स, फैमिलीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, स्पेसिफिक कम्युनिटीज लाइक गे कम्युनिटीज वो भी हैं, सोसाइटी में हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं मेंटल, तो वो एक उदाहरण के रूप में है कि ऐसी स्पेसिफिक कम्युनिटीज भी हो सकती है। इन सब के साथ हमें काम करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक दो टिप्पणियां जो हमारा पुराना अप्रोच है और जो कम्युनिटी काउंसलिंग का अप्रोच है इसको लेकर के जो किया गया है, उसमें से एक टिप्पणी मैं यहाँ साझा कर रहा हूं। If we continuously work at the individual level of understanding, we become complicit with the existing forces of disconnection and oppression in culture. We fail our clients and society that needs healing as well. ये केवल व्यक्ति को ही सहायता नहीं चाहिए, पूरी की पूरी कम्युनिटी और सोसाइटी को सहायता चाहिए होती है। और जब हम केवल इंडिविजुअल के साथ काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो विक्टिमाइजेशन का, बल्कि अगला वाला भी मैं पॉइंट रख लूं तो इकट्ठे बात करें। आवर एनवायरनमेंट कैन बी ए सोर्स ऑफ लर्निंग एंड सपोर्ट, बट द अरेंजमेंट्स कैन आल्सो अफेक्ट नेगेटिवली, stunting growth and limiting development. So community councils do well when they focus on both individual and community empowerment. तो इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों को जब हम फोकस करेंगे तभी हो पाएगा। तो पिछले हेडिंग के समय में ये कह रहा था कि फॉर एग्जांपल जैसे ले कि रेप विक्टिम्स हैं, अब हमारी सोसाइटी का, हमारे बीच के लोगों का, और मैं सभी साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं कह सकता कि वो प्रॉपर्ली उनके साथ बिहेव करते हैं। कई बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं, टीवी पर चर्चाएं होती हैं, तो ऐसे जैसे कि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी रेप की विक्टिम पर ही डालने लगते हैं। तो ये कहना ये है लेवाइस का और जॉर्डन का कि अगर हम इंडिविजुअल वाला ही केवल अप्रोच अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो एक साठ गांठ कर लेते हैं कम्युनिटी की, सोसाइटी की जो एग्जिस्टिंग फोर्सेज हैं उन्हीं के साथ। वो ऑप्रेसिव फोर्सेज हैं, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर वो जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम भी कहीं उसी मॉडल में चले जाते हैं, उस डिस्क्रिमिनेशन में हम भी साठ गांठ में शामिल हो जाते हैं। इसलिए हमें उससे बाहर आने की जरूरत है। लेवाइस वाली इस बात में देखें, environment can be a source of learning and support, but
arrangements can also affect negatively, stunting growth and limiting development. इस पॉइंट पर हम लोग फिर से याद करें फील्ड थियरी को. फील्ड थियरी में बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ पर्सन एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में हम लोगों ने उन्होंने बताया कि कई ऑर्गन्स हैं और वो फ्लूइडिटी है, और हमारे इस एनवायरनमेंट का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को, जिसको फॉरेन एरिया कहा गया, वो आज फॉरेन एरिया में है, फॉरेन पार्ट है, तो वो हमारे इंटरनल एरिया में आ सकता है. तो उस बात को ही ये संभवतः ये अप्रोच आगे बढ़ा रहा है. तो अब देखिए कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा वो क्या है. अभी भी हम लोग पहले ट्रीटमेंट को तवज्जो दे रहे हैं, ना केवल मेंटल हेल्थ बल्कि फिजिकल हेल्थ. अगर हम गवर्नमेंट के बजट को देखें, हम फैमिलीज के बजट को देखें, तो हमारा खर्च ट्रीटमेंट पर ज्यादा है, हमारा फोकस ट्रीटमेंट पर ज्यादा है, और जिससे दुखी होकर के कम्युनिटी साइकोलॉजी प्रिवेंशन के लिए खड़ी. तो ट्रीटमेंट वाला एक मॉडल है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला मॉडल है, प्रिवेंशन वाला है जो कि हमारा कम्युनिटी साइकोलॉजी का मॉडल है, और तीसरा प्रमोशन इन्हांसमेंट ऑफ हेल्थ, वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो. तो हमारा प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम ऐसे ही है कि ट्रीटमेंट पर फोकस है, थोड़ा समय निकाल के, थोड़ा टाइम, थोड़ा एनर्जी निकाल के कुछ प्रिवेंशन पर भी कोशिश कर लेते हैं, टीके वगैरह कभी कभार लगवा लेते हैं कुछ बीमारियों के लिए, और जब उससे भी काम न बन रहा हो तो कभी कभार प्रमोशन के लिए भी बातें कर लेते हैं. तो ये हमारा प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम है. लेकिन इसको होना कैसे चाहिए, जरूरत कैसी है? जरूरत है डिजायर्ड हेल्थ केयर सिस्टम कि हमारा पहला फोकस प्रमोशन ऑफ हेल्थ पर हो. जितना हो सके उतना हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करें. फिर भी प्रॉब्लम्स रहेंगी हमारे इकोसिस्टम में, कंडीशंस ऐसी रहेंगी, लाइफ एनवायरनमेंट में ऐसी कंडीशंस रहेंगी कि चैलेंजेस आएंगे, कैलामिटीज आएंगी, तो प्रिवेंशन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा. लेकिन अगर सुनामी आ जाए तो 5-10 दिन, या चेरनोबिल जैसी एटॉमिक दुर्घटना हो जाए, तो हमें ट्रीटमेंट के लिए भी बाद में आगे आना पड़ेगा. तो ये जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम का अप्रोच है, इसे उलटने की जरूरत है. अब इसी जगह पर मैं मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि जो देख रहा हूँ, जैसे हमारा वर्चुअल लेक्चर सीरीज इस बार भी चल रहा है, पिछली बार भी चल रहा है, हम लोग लगातार मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोगों का फोकस ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर ज्यादा आ जा रहा है. प्रिवेंशन और प्रमोशन की ओर थोड़ा कम बात हो पा रही है. ये कुछ ऐसे ही हम इसकी तुलना करें कि जो हम कहावत कहते हैं कि जहाज का पंछी समंदर में बार बार उड़ करके उसी पर आ जाता है जहाज पर सवार होने के लिए. तो हम साइकोलॉजिस्ट का हाल कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम लौट लौट करके ट्रीटमेंट पर ही आ जाते हैं, क्लिनिकल मॉडल पर ही आ जाते हैं, कम्युनिटी काउंसलिंग के साइकोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म पर भी और इसके कॉन्फ्रेंसेस में भी हम बार बार लौट करके क्लिनिकल मॉडल पर ही तो नहीं आ जाते हैं, कम्युनिटी साइकोलॉजी को भूल तो नहीं जाते. और इसी क्रम में जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है उसका फोकस क्या है, वो आगे हम लोग देख रहे हैं. तो हमारे इस डेवलपमेंट में, प्रमोशन में जो बैरियर्स हैं, एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स विद इन फैमिली, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल सिस्टम में हैं ऐसे फैक्टर्स जो लगातार हमारे मेंटल हेल्थ को निगेटिवली इफेक्ट करते हैं. तो हम उसे एज इट इज हमेशा बनाए रखकर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की स्टेटस को नहीं पा सकते. So, developmental approach demands collaborative actions at multiple levels for affecting changes in the ecosystem.
जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, और इसके लिए उसी कम्युनिटी में, सोसाइटी में फोर्सेज है जिनके साथ हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा। कंटेक्स्ट में वो इकोसिस्टम जो कि हमारे बिहेवियरल सेटिंग को प्रभावित करता है, वो बिहेवियरल सेटिंग जिसमें कि हम व्यवहार करते हैं, लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं। तो ये डेवलपमेंटल अप्रोच ये डिमांड करता है कि हम कोलैबोरेट करें, इकोसिस्टम में जो फोर्सेज हैं उनके साथ हम मिल करके काम करें। इसलिए जरूरत लगती है कि कम्युनिटी काउंसलिंग और पॉजिटिव साइकोलॉजी ये दोनों मिल करके अगर एक बेहतर इकोसिस्टम पर बिहेवियर तैयार करें तो हम ज्यादा आसानी से मेंटल हेल्थ की कंडीशन, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को अचीव कर सकते। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का फोकस क्या है? पॉजिटिव साइकोलॉजी की फॉर्मल शुरुआत तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट में पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन नाम से जो सेलिगमैन एंड सिक्सेंट-मिहाई उनकी जो एक आर्टिकल थी, और बाकी और आर्टिकल्स भी पॉजिटिव साइकोलॉजी के थे, तो फॉर्मल शुरुआत तो 2000 में हुई थी। लेकिन 99 में जब मार्टिन सेलिगमैन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के चेयरपर्सन प्रेसिडेंट बने थे, उनके भाषण में जो बातें थी उनमें ये बात आती है, सिस्टमेटिकली प्रमोटिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल्स। हमें एक व्यवस्था करनी होगी कि व्यक्ति के कॉम्पिटेंस को बढ़ाएं। वो व्यक्ति का ही नहीं बल्कि 2000 में जब वो इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो वहां पर इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज और सोसाइटी तीनों की बात करते हैं कि इनके वेलबींग को इनहांस करने की जरूरत। ऐसा भी नहीं है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की शुरुआत 1999 या 2000 में ही हुई। ये इसकी बात मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी बुक, जब उनका फर्स्ट एडिशन आया था तो उसमें एक चैप्टर डाला था टुवर्ड्स पॉजिटिव साइकोलॉजी। संजोग से ऐसा हुआ कि उसके बाद उन्हें लगा कि कुछ पॉजिटिव कंसेप्ट्स पर, जैसे होप, ऑप्टिमिज्म, ऐसे कुछ कंसेप्ट पर उसके बाद कुछ रिसर्चेज आने लग गए। तो जब सेकंड एडिशन मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी बुक की आई तो उसमें उस चैप्टर को ड्रॉप कर दिया। यानी कि एक इम्पेशंस तो था, जो हमारा क्लिनिकल मॉडल है और साइकोलॉजी का ओवरऑल स्टडी का जो बिहेवियरल कॉग्निटिव साइकोलॉजी का अप्रोच है, उससे एक इम्पेशंस था आज से 60-70 साल पहले भी। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी एज सच तब डेवलप नहीं हो सकी। तो आज पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या कर रही है? पैथोलॉजाइजिंग डज नॉट हेल्प अस प्रिवेंट मेंटल डिसऑर्डर्स। अगर हम रोग वाले मॉडल में ही देखते रहेंगे तो मेंटल डिसऑर्डर्स का की उत्पत्ति बार बार होती रहेगी। पॉजिटिव साइकोलॉजी चाहती ये है, मार्टिन सेलिगमैन की जो पुस्तक 2016 में आई है द फ्लरिश, उसमें वो ये कि वो लिंग्विस्टिक स्टेज से एक हमारी जिंदगी प्राय घिसट रही है, और वहां से हम काउंसलिंग करके न्यूट्रल पार्ट पर ले आ पाते हैं। तो वो कहते हैं कि नॉट लिंग्विस्टिक, उसको हम फ्लरिशिंग स्टेज की ओर ले जाएं, जिसके लिए उन्होंने परमा मॉडल दिया। और अभी राइट टाइम नहीं है कि मैं परमा मॉडल पर बात करूं, और शायद इतना समय भी नहीं होगा। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी एम्फेसाइज करती है करेज पर, ऑप्टिमिज्म पर, इंटरपर्सनल एथिक्स पर, स्किल्स पर, वर्क एथिक्स पर, होप पर, कैरेक्टर स्ट्रेंथ। ये उनकी पुस्तक लर्न ऑप्टिमिज्म में और रेसिलियंस करेन रिवेक का, तो उनमें डिस्क्रिप्शन आता है VIA स्ट्रेंथ, वैल्यूज इन एक्शन स्ट्रेंथ, जिसमें वर्चूज और स्ट्रेंथ की 24 स्ट्रेंथ की बात आती है, जिसको कैरेक्टर स्ट्रेंथ कहा जा रहा, कि उसमें से कुछ हमारे लिए खास होते हैं, वो हमारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ होते हैं, और यही हमारी ताकत है। तो हर व्यक्ति की, हर कम्युनिटी की अपनी एक कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, उस पर हमें एम्फेसिस देनी, क्योंकि उसके भरोसे हम आगे बढ़ सकेंगे। सो उसी जगह पर मार्टिन सेलिगमैन ये भी अपने उस लेक्चर में कहते हैं, बेस्ट वर्क्स नोन टू have been done by counselors were related to amplification of strengths and virtues rather than repairing the patient's weakness. हम जब क्लिनिकल मॉडल में काम करते हैं तो पेशेंट की जो वीकनेस है उसमें रिपेयरिंग की बात करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, उसके बजाय
अगर हम व्यक्ति के स्ट्रेंथ को, उसकी वर्चूज को और मजबूत करने की बात करेंगे तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल डिसऑर्डर के अगेंस्ट एक बफर का काम करेगा, उसे रोकता है। सो यहाँ से अब जब हम लोगों ने एक बार ये देखा कि कम्युनिटी काउंसलिंग क्या है, कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या है और पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, तो इन्हांसमेंट ऑफ कम्युनिटी काउंसलिंग कैसे, मेंटल हेल्थ कैसे होगा, और फ्लरिशिंग ऑफ इंडिविजुअल्स फैमिलीज एंड कम्युनिटीज कैसे होंगी, इसके लिए तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का भी फील्ड ऐसा है कि 2000 में शुरू तो हुआ, लेकिन 2015-18 तक लगभग कुछ ऐसा ही कि उसका भी फोकस इंडिविजुअल पर ही है। लेकिन आगे चल करके वो समझ में आता है कि नहीं, केवल इंडिविजुअल पर नहीं, हमें थोड़ा सा इकोसिस्टम पर फोकस करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के साथ एक बुक यहाँ साझा करता हूँ, ये शायद दिखलाई पड़ रहा हो, क्रिएटिंग द वर्ल्ड वी वांट टू लिव इन। ये अभी 2021 में आया है, और ये अभी जो बात इस मोमेंट में शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत कुछ इस बुक के आधार पर है। तो हम अपने इस इकोसिस्टम में तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जहां पर की वर्क कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव पेरेंटिंग है, बार बार बात हुई है, और सक्सेना सर ने और पिछले 1-2 बार के सेशन में हमने भी उस पर बात किया था। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग, अब ये देखें यहाँ पर ये सारे जो आगे पॉइंट्स आ रहे हैं, असली बात क्या है कि हम इंडिविजुअल को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, हम इकोसिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इकोसिस्टम बदलेगा, इंडिविजुअल के मेंटल हेल्थ की कंडीशन आ जाए। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग ये नहीं डिमांड करता है कि हम बच्चे को बदलें, पॉजिटिव पेरेंटिंग ये डिमांड करता है कि पेरेंट्स बदले, पेरेंट्स अपना पेरेंटिंग का तरीका बदले, वो अथॉरिटेटिव पेरेंट बने, अथॉरिटेरियन या लेसेस फेयर या नेग्लेक्टिंग पेरेंट्स ना बने। एक अच्छी बुक है, आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, उस बुक का नाम ही है ए गार्डनर और ए कारपेंटर, एलिसन गोपनिक की। तो वो ये प्रपोजिशन है कि हमें एक गार्डनर की तरह से काम करना चाहिए, बच्चों के लिए खाद पानी दे, उसके बाद पेड़ कैसे बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम कारपेंटर बन गए तो हम तो लकड़ियों को काटते छाटते हैं, उसको सेव करते हैं, और बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट ने हमें इसी दिशा में ले जाने की कोशिश किया था कि हम बच्चे को काट छाट करके, वाटसन की भाषा में, हम चोर उचक्का या डॉक्टर या इंजीनियर कुछ भी बना ले, लेकिन हम वो तो बना लेते हैं, उसे मेंटली हेल्दी नहीं बना पाते। सो डोंट ट्राई टू चेंज द चाइल्ड, ट्राई टू चेंज योरसेल्फ, बी द गार्डनर। इसी तरीके से पॉजिटिव एजुकेशन, पॉजिटिव एजुकेशन की बात का मतलब है वेलबींग एजुकेशन। हमारी एजुकेशन आज जैसी है, और ये हम सभी महसूस करते हैं, इन साइकोलॉजिस्ट भी और दूसरे लोग भी, कि हमारी एजुकेशन का सिस्टम हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस तो सिखाती है, लेकिन जिंदगी जीना नहीं सिखाती, जिसका नतीजा ये होता है कि हम IITs में जाते हैं, IIM में जाते हैं, हम एम्स में एडमिशन लेते हैं, या 2, 4, 5 साल 10 साल उस तरीके का जॉब कर लेते हैं, और फिर भी हम सुसाइड करते हैं। तो हमारी एजुकेशन ने हमें लाइफ जीने के लिए, लाइफ के चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए तैयार नहीं किया। तो ये वेलबींग एजुकेशन क्या होगा, समय ओवरशूट करने का डर है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा शेयर करता हूं। देखिए, पॉजिटिव साइकोलॉजी का ज्यादा कुछ जो वर्क हुआ, जो शुरुआती काम हुआ, सबसे अच्छा, सबसे असली काम वो स्कूल कैंपस में हुआ। ये 2 मिनट का समय लूंगा आप लोगों से। मार्टिन सेलिगमैन एक्चुअली गए, वो इनवाइट किए गए थे, ऑस्ट्रेलिया में एक स्कूल है, ग्रामर स्कूल, तो उस स्कूल में इनवाइट किए गए थे एक लेक्चर देने के लिए। वहां पर ये ऑडिटोरियम बने, इसके लिए एलुमनीज को लेक्चर देना था। लेकिन सेलिगमैन ने जब लेक्चर दिया तो मैनेजमेंट ने ये कहा, अच्छा, जैसे ही इन्होंने लेक्चर फिनिश किया, वहीं पर एक एलुमनी ने तो ऑडिटोरियम के लिए
और वो इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि 200 बच्चे पढ़ते हैं, 100 टीचर हैं, दुनिया भर के जो है बहुत बड़े बड़े लोग वहां आते हैं। तो एक ने उसमें से एलुमनी ने ऑडिटोरियम की आधी अमाउंट तो वहीं चेक साइन करके दे दिया, लेकिन जब वो काम खत्म हुआ तो मैनेजमेंट ने ये कहा कि वी डोंट नीड ऑडिटोरियम एनी मोर, फर्स्ट वी नीड वेल बीइंग एजुकेशन। और मार्टिन, हाउ यू विल डू इट? तो मार्टिन सेलिगमैन ने कहा कि इसके लिए पहले आप अपने 10 टीचर को हमारे यहाँ भेजिए पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी, हम वहां आपकी ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा फिर उसके बाद कुछ हमारे कलीग्स आपके यहाँ आएंगे, जिसमें बारबरा फ्रेडरिक्सन, क्रिस्टोफर पीटरसन और कैरन रिवक, ये जो शुरुआती दौर के साइकोलॉजिस्ट थे, कि ये लोग आएंगे आपके इस ग्रामर स्कूल में आपकी टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए। फिर पूछा कि उसके बाद आप क्या हो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप मुझको आने से रोक नहीं पाएंगे। And Martin Seligman came there along with the whole team and he stayed there for many months. और वहां पर ये पॉजिटिव साइकोलॉजी और ये जो पूरी रेजिलियंस की आज बात की जा रही है, ये रेजिलियंस कैसे हो, ये पूरा का पूरा वहां लंबे समय तक रह करके काम किया। और उसके बाद पेन रेजिलियंस प्रोग्राम के थ्रू उन लोगों ने सैकड़ों स्कूलों को असिस्ट किया बच्चों के अंदर रेजिलियंसी डेवलप करने की। तो ये पूरी कोशिश ये थी कि बच्चों में रेजिलियंसी डेवलप हो, उनका कैरेक्टर स्ट्रेंथ डेवलप हो, कल्टिवेटिंग उनके अंदर कल्टिवेटिंग पॉजिटिविटी कल्टिवेट हम कर सकते। रोजाना सुबह उठने, अच्छा वहां पर क्या है, आप में से कई लोग शायद अभी अनअवेयर हो, एक रेशियो है, बारबरा फ्रेडरिक्सन ने अपनी बुक में वो 3:1 की रेशियो की बात किया है। एक्चुअली वो लोसाडा एक मैथमेटिकल मॉडल है, 2.93 का मॉडल था, जिसको बारबरा ने 3:1 का रेशियो किया कि अगर हमें रोजाना एक निगेटिव एक्सपीरियंस होता है तो उस एक को नलीफाई करने के लिए कम से कम 3 पॉजिटिव एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप में से कई लोग कहेंगे ये इतना ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस कहाँ आएगा, हमारी जिंदगी में तो निगेटिव ज्यादा है। वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस की फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, उसकी इंटेंसिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। और फ्रीक्वेंसी कैसे? हम सभी लोग भाग दौड़ हैं, थोड़ा सा रुकिए भाई, सुबह उठिए, उठने के साथ खुश होइए कि मेरी सांसें चल रही हैं, खुश होइए। निकलते हुए सूरज को देखिए, फिर खुश होइए। नाश्ता मिला, खुश होइए कि आप उनमें से हैं जिनको ये नाश्ता मिला, किसी ने मना कर दिया। पक्षियां चहचहा रही हैं। इतने महीने हो गए हमको आपको इत्मीनान से पक्षियों की आवाज को सुने हुए, या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो एक किनारे उनमें हिस्सेदारी किए बिना भी उनको खेलते कूदते देख करके खुश होने की। There is every moment to experience positive emotion. हम इनको रुकते नहीं हैं, एक्सपीरियंस करते नहीं हैं। हम गमले में फूल लगाते हैं, गुलाब खिलता है, लेकिन बैठ करके आराम से कभी उसकी खूबसूरती को देखते नहीं है, निहारते। ये सब कुछ हम करें तो हमारे अंदर रोजाना ही ढेर सारे मोमेंट्स होंगे पॉजिटिव एक्सपीरियंस के। दैट इज व्हाट पॉजिटिव साइकोलॉजी इज विलिंग टू टेल अस। यही बात पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ाते हम लोग आ रहे हैं। जॉब केवल सैलरी के लिए नहीं है, वो हमारी ग्रोथ नीड्स को, मीनिंग और पर्पज को, इनोवेशन को, ऑटोनॉमी को, इन सब को एड्रेस करें। अब जस्ट ए मोमेंट मैं शेयर कर सकता हूं कि आज मेरा बेटा यहाँ, आज के डेट में मैं यहाँ गुड़गांव में हूँ और मेरा बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में एसोसिएट डायरेक्टर है, बट और सैलरी इतनी मिल रही है फॉर्चुनेटली, जितना कि मैं और वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इतना आज से 5 साल पहले चाहा भी नहीं था एक्सपेक्ट, बट स्टिल पिछले 2 साल से वो छटपटा रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े। व्हाई? क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट जॉब ऐसी है कि उसमें कुछ चैलेंज नहीं है, कुछ इनोवेट करने को रोजाना वैसे ही 120 का नीचे सबऑर्डिनेशन में इंजीनियर्स का स्टाफ है, रोजाना उनको आप ये करो, आप वो करो, आप वो, उनकी सैलरी ये, उनका प्रमोशन ये, यही देखते रहते। हमारे खुद के पास, उनके खुद के पास काम करने को नहीं है, यानी कि कुछ इनोवेशन का मौका नहीं।
कुछ आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको चैलेंज करने का मौका नहीं है। तो हमारे जो सक्सेसर सर कहते हैं कि हमें लगातार सीखने की जरूरत है, ओल्ड एज में भी, तो यंग एज में तो पूरी जरूरत है। उससे हमें लाइफ को मीनिंग मिलती है, पर्पस मिलता है, एक प्लेजर मिलता है। पॉजिटिव एजिंग सर ने बात पिछले बार की है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत क्या होती है? प्रिपेयर फॉर न्यू प्रायोरिटीज, एज अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज। अब ये आएगा कि ये इंडिविजुअल पर फोकस नहीं है, फोकस ये कि हमारा जो कम्युनिटी कंटेक्स्ट है वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराए, हम एज अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज पाए। हम अगर फिजिकल है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिजिकल हेल्थ की बात है। अब फिजिकल हेल्थ है तो हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। कहाँ मॉर्निंग वॉक करें? उन सड़कों पर जिस पर 120 और अभी 2 दिन पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक BMW एक्सीडेंट की है 230 किलोमीटर की स्पीड पर। क्या ऐसी सड़कों पर हम टहले? कहाँ है मेरे पास पार्क? कहाँ है बच्चों के पास पार्क? कहाँ है बच्चों के पास खेलने की जगह? तो ये इम्फेसिस ये है कि जो इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम में हम वृद्ध हुए हैं, वहां हमें अपॉर्चुनिटीज मिले कि हम अभी भी अपने इसका उपयोग कर सके। हमें अवसर ये मिले, ये मिलने चाहिए। पॉजिटिव हेल्थ ये बॉडी माइंड को एक करने की बात है। जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, 2-3 किताबें मुझे बायोलॉजी साइड की पढ़ने को मिली। एक तो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ है, दूसरा द हार्ट्स कोड है, और तीसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। इनको पढ़ करके मुझे एक चीज लग रही है कि साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जो हमारी फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स, ये सब कहीं एक जगह इकट्ठा हो रही है। और कैंडेंस पर्स ने वो पार्ट ने मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन में साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की बात किया। उनके जो रिसर्चेस थे, वो रिसर्चेस में ये बात, पहला रिसर्च आज से 25-30 साल पहले जो उन्होंने किया था, वो ये कि इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन जस्ट पैंक्रियाज, इट इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रेन। वो किसी भी एक सेल में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। हर सेल में इंटेलिजेंस है, उसके जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में इंटेलिजेंस है। वो मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी सेल के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। उसके अंदर जो छेद है उसको वो बंद रखेगा, नहीं आएगा। लेकिन जब स्ट्रेस में होते हैं तो वो ओपन अप हो जाता है और बाहर से फॉरेन बॉडीज आ जाती हैं। तो उस टॉपिक पर भी यहाँ बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये कि बॉडी माइंड ये एक है। वो वर्ड यूज कर रही हैं बॉडी माइंड, कि हमारे पूरे बॉडी में माइंड है, नॉट जस्ट इन ब्रेन। हमारा हार्ट फील करता है। ये पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव साइकोलॉजी पॉजिटिव फीलिंग की बात करता है, हार्ट फेल्ट पॉजिटिविटी की बात कर, हार्ट में फीलिंग आनी चाहिए। तो रियली ये स्टडी जब शो कर रही है कि हमारे हार्ट में मेमोरी है, हमारे हार्ट में इमोशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेन। वो हमारी जो इमोशन की पुरानी रिसर्चेस थे उनसे अलग ये चीज आ रही है। देन पॉजिटिव कम्युनिटी जो कम्युनिटी इस कोविड के पीरियड में हम लोगों ने फील किया कि हेल्पिंग कम्युनिटी हो, सपोर्टिंग कम्युनिटी हो, सोशल सिक्योरिटी के स्कीम हो, ये कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है। कम्युनिटी बिगिंस एट होम। अगर सब लोग मिलकर काम करते हैं तभी जाकर के ये हो पाता है। पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर। समय तो है हमारे पास। जब जॉब ज्वाइन किया सर, तो एक बात मुझे बड़ी खलती थी कि 75 दिन की गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो हमारा पुराना तरीका था, 75 डेज का समर वेकेशन होता था, लेकिन वो समर वेकेशन को एंजॉय करने का बाकी संसाधन नहीं होते थे। तो लेजर का कैसे पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए हमारे इकोसिस्टम में स्थितियां बननी चाहिए। रिक्रिएशन पर रिसर्चेज ये है कि जब हम टुगेदर रिक्रिएशन करते हैं, मिलकर के रिक्रिएशन करते हैं, तो फैमिली में सेटिस्फैक्शन ज्यादा आती है, स्टेबिलिटी आती है, उसमें मीनिंगफुल और कनेक्टेड हम एक दूसरे के साथ होते हैं। ड्रग पार्टीज को हम कहाँ रखें? क्या ये हमारे लेजर का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन है? एक्टिव लेजर वर्सेस पॉजिटिव लेजर
creativity versus art, music, volunteering. Then positive media, that will be the probably last point. हमारा मीडिया आजकल बड़ा निगेटिव मैसेज ले आता है। ये जितना हमें देता नहीं है उससे ज्यादा हमारे अंदर निगेटिविटी डेवलप करता है। कारण भी वही है, जैसा कि अभी कह रहा था कि निगेटिविटी का इंपैक्ट, एक निगेटिविटी एक्सपीरियंस का इंपैक्ट एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस के इंपैक्ट की तुलना में 3 गुना अधिक होता है। इसीलिए हमारे टेलीविजन चैनल हमेशा निगेटिव न्यूज को, क्योंकि वो हमारे माइंड को अट्रैक्ट करता है, उसको बेच रहे हैं। आज हमारी मीडिया में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, और इंफॉर्मेशन का जंगल है, उसमें हमें रास्ता नहीं दिखता है। और तो सिटीजन जर्नलिज्म जैसे मी टू मूवमेंट या ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, जिनो बियाफ्रा कहते हैं कि डोंट हेट मीडिया रादर बिकम मीडिया। हम लोग जैसे कि देखें, लाल सर ने कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और याद है कि बीच में सक्सेना सर का निर्देश हुआ कि बहुत उटपटांग मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज और तमाम तरह के मैसेज आने पड़ गए थे, तो फिर हम लोगों ने मैसेजिंग उसमें बंद कर दिया था। ये व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हम एक गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं डालेंगे तो गुड मॉर्निंग नहीं होगी? कोई भी एक अच्छा इंटरैक्शन, एक अच्छी बहस हम नहीं कर रहे हैं। तो पॉजिटिव मीडिया हो, ऑनलाइन पिटीशंस हो, वेबसाइट्स और यूट्यूब का अच्छा उपयोग हो। एंड थैंकफुली इसी बीच में मैंने भी यूट्यूब पर थोड़ा सा काम किया। यूट्यूब के लिए तो रिकॉर्डिंग जानबूझकर नहीं किया, लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी की ये ट्रेनिंग में टीचर्स को दे रहा था, तो रिकॉर्डिंग कर लिया। थोड़ा उसमें नॉइज है, लेकिन फिर मैंने कहा कि इन बातों को शेयर करूं। एंड देयर इज ए यूट्यूब चैनल पॉजिटिव साइकोलॉजी विथ अमरनाथ राय, 5-6 ट्यूब पॉजिटिव साइकोलॉजी के उस पर वीडियोस हैं, 1-1.25 घंटा के लंबे लंबे हैं। तो ये सब है। और इस तरीके से देखें तो बात मैं फिनिश यही करूं कि हमारे इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एजेंसीज हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको चेंज करने की जरूरत है। और इस चेंज प्रोसेस के लिए कम्युनिटी साइकोलॉजी की नॉलेज के आधार पर कम्युनिटी काउंसलर आउटरीच अप्रोच अपना सकता है, एडवोकेसी कर सकता है। जब हम क्लाइंट्स तक पहुंचेंगे, और वेट नहीं करना है, बहुत सारे चेंजेस होंगे जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी पर डिपेंड करती है, लेकिन तमाम चेंजेस हैं जो फैमिली कर सकती है, जो एक स्कूल कर सकता है, जो एक वर्क प्लेस कर सकता है, जो एक गांव मोहल्ले के का एक बच्चों का, लोगों का एक ग्रुप कर सकता है। वहां तक हम पहुंच करके ये चेंजेस ला सकते हैं। Probably I am overshooting the time, so I should come to the end of the session. Thank you all. Okay. My talk is over. Thank you, Professor Rai. You have given a very marvelous lecture on community counseling. समय ज्यादा हो गया है, थोड़ी सी बात मैं आपसे आपको शेयर करना चाहूंगा कि आपने जो ये अप्रोचेस बताया कि कैसे पॉजिटिविटी को डेवलप किया जाए, कैसे प्रमोशन किया जाए, फिर प्रिवेंशन हो तब ट्रीटमेंट हो, इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे कम्युनिटी को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से हम लोगों ने कम्युनिटी काउंसलिंग सेंटर्स की स्थापना की बात की, जिसमें पहला कम्युनिटी काउंसलिंग सेंटर हमने बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर में सीमा जी और अमितांशु जी ने मिलकर के एक कम्युनिटी काउंसलिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया है अपने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। दूसरा सेंटर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह के द्वारा हमने प्रयास किया, तीसरा आपके द्वारा शुरू हुआ। तो इस तरह से इसको हम लोग कोशिश किए हैं कि आपकी बातों को हम लोग आगे समय आकर के उसको इम्प्लीमेंट करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने अपना वक्तव्य दिया। बिल्कुल मन यही था कि हम लोग सुनते ही रहें, लेकिन खैर समय की अपनी एक पाबंदियां हैं। और ये गंगवाल जी आ चुकी हैं और हमसे इस बात के लिए कहेंगे कि कुछ जो 10-15 मिनट जो आगे बढ़ा है
आप अपने वक्तव्य में वो 10-15 मिनट आप ले लीजिएगा और ले करके आप अपना वक्तव्य पूरा कीजिएगा। अभी सर 8:02 हुआ है। आई हैव कंज्यूम हाँ 50 कोई मिनट्स। बात हाँ, तो कोई 2-4 मिनट जो है कोई सर बात। के जो है कमला मैडम के, सक्सेना सर के कमेंट्स की जरूरत है। उसके बिना आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी इस सेशन की। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, इनवाइटेड फॉर ऑब्जर्वेशंस सक्सेना सर, आप कुछ वक्तव्य दे दें। हाँ, आप म्यूट है सर, अभी आप म्यूट है सर, आपका म्यूट है, अभी ओपन अनम्यूट करिए। सर आपका माइक म्यूट है। सक्सेना सर आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लें अपने आप को। सर मेरी तरफ से इट वाज स्पीचलेस। हाँ। आई एग्री विद एवरी पॉइंट ऑफ योर्स, ईच एंड एवरी पॉइंट आई एग्री विद। एंड सर सक्सेना सर के बैठे मेरा कमेंट करना कम अच्छा लगता है, सर बोलेंगे। बट थैंक यू, इट वाज वंडरफुल इंफॉर्मेशन। ये बहुत अच्छी बात कही है। और एक चीज मैं कहूंगा कि हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, देखिए ग्रोथ मॉडल यानी जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, दे आर बेस्ट डेवलप्ड थ्रू ग्रोथ मॉडल। और ग्रोथ मॉडल में 3 महीने का बच्चा भी सोशल इंटरेक्शन, सोशल स्माइल देने लगता है तब से। और इसमें मैं 3 बातें जोड़ता हूं कि चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, they also create an impact, like weaning and feeding. Weaning और feeding भी frustration, insecurity, anxiety create करते हैं। दूसरी बात है टेक्निक्स ऑफ पेरेंटिंग, जिसकी राय साहब ने बहुत अच्छी तरह से बात की। उसमें उन्होंने अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग की बात की, लेकिन इन टेक्निक्स के साथ में कंटेंट ऑफ पेरेंटिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हम क्या कंटेंट दे रहे हैं? हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें को जो हम उसको कंटेंट दे रहे हैं वो इंटरग्रुप हेट्रेड के दे रहे हैं। तो ये मतलब इस बच्चे के साथ मत खेलो। तो जो प्रायर एंट्री इफेक्ट है, कॉग्निशन में जो पहली इंफॉर्मेशन एंटर होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कंटेंट ऑफ पेरेंटिंग, टेक्निक्स ऑफ पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रियरिंग, ऑल 3 आर इम्पोर्टेंट। और एक बात इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि हम स्कूल फैमिली का कोलैबोरेशन भी जरूरी है। और जो SFPs हैं, स्कूल फैमिली पार्टनरशिप्स, आज फोकस हो रहा है ज्यादातर एकेडमिक एडवांसमेंट में, सोशल इमोशनल लर्निंग पर उतना फोकस नहीं है। राय साहब ने इसकी बात की है कि कैसे होप, ऑप्टिमिज्म, रिलीजियंस, ये सब डेवलप किए जाए, तो इस पर भी फोकस होना चाहिए। और आपने इकोसिस्टम की बात की है, उस मैं कहूंगा ये 4 तरह का होता है। एक है माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मेसो सिस्टम, तीसरा इसका एक्सटेंशन है एक्सो सिस्टम, और चौथा है मैक्रो सिस्टम। ये चारों सिस्टम, माइक्रो सिस्टम में पेरेंटिंग है और माइक्रो सिस्टम में पेरेंटिंग बहुत अर्ली है। हम लोग समझते हैं कि बच्चे की पेरेंटिंग हमें 3 साल 4 साल में करनी चाहिए, नहीं, उसकी पेरेंटिंग तो 3 महीने का और उसके पहले से भी, क्योंकि फ्राइड और ओटोरैक इस मामले में डिफर किए थे। आप सब जानते हैं कि फ्राइड ने कहा था कि वीनिंग इज द फर्स्ट मेजर फ्रस्ट्रेशन, और अगर इनकंसिस्टेंट तो ये चाइल्ड रियरिंग में आता है। और दूसरी बात ये कि ओटोरैक ने कहा था नहीं, बर्थ इटसेल्फ इज अ फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस। तो अगर हम दोनों को मिला जुला के करें तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो बच्चा बिल्कुल छोटा होता है उसके कॉग्निशन, जब पेरेंट्स आपस में बात करते हैं या
और लोग बात करते हैं तो वो भी सुनता है, उसके कॉग्निशन वो इंफॉर्मेशन इंटर होती है और वो इंफॉर्मेशन उसके लिए काफी मतलब इम्पोर्टेंट होती है। तो वैसे राय साहब ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, ये मेरे थोड़े से ऑब्जर्वेशंस थे, इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन समय को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा राय साहब का व्याख्यान रहा, इसमें कोई शक नहीं।